गुड आफ्टरनून टू ऑल। नमस्कार, जोहार। मैं एस एन विकास स्वागत करता हूँ आप लोगों का यंग माइंड अकेडमी में, ठीक है ना। और ये हमारा 11th क्लास का केमिस्ट्री की क्लास है। और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, ठीक है ना, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। और उस वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड का इशू हुआ था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। उस दिन माइक थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा था, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग अपना लेक्चर 1 शुरू करते हैं, ठीक है ना। अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 शुरू करते हैं और ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता जाएगा, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर हमारा कंटेंट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 1, जो कि क्लास 11 का है। और हमारा टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एटम आपने 9th क्लास 10th क्लास में तो पढ़ाई होगा एटम के बारे में, जिसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब एटम किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगेगा जानकर, ठीक है ना, कि साइंस कहाँ तक पहुँचा, अभी तक क्या हो रहा है, ये सब समझ के काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। एटम क्या क्या मिलके, एटम जो है वो किस किस चीज़ से मिलने से बना है, ठीक है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या है, वर्तमान में जो हमारे साइंटिस्ट लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग अभी मॉडर्न युग में हैं, तो मॉडर्न समय में हम लोग कहाँ तक जानते हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ और बताएंगे आपको। फिलहाल इस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर का। सबसे पहले बात करते हैं मैटर, ठीक है। मैटर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर वो सब कुछ होता है जिसके पास क्या हो, अपना एक मास हो। क्या है? अपना एक मास हो, वेट हो, ठीक है ना। और वो कोई जगह घेरता हो, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है ना, ये बोर्ड है तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, मास है इसके पास, है ना। इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ स्पेस में जगह भी घेर रहा है, जगह घेर रहा है कि नहीं। ये आपका पेन है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है और ये स्पेस में जगह भी घेर रहा है, तो मैटर है ये, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं जिसमें आपका मास हो और वो स्पेस में जगह घेर रहा हो, वो मैटर होता है। तो ये मैटर बना किससे है? ये मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कोई शेप का कोई ब्लॉक है, ठीक है। तो ये एक मैटर है ना। अब ये बना कैसा है? तो ये बना है एटम्स के मिलने से। एटम्स ने इसको बनाया है। किसने बनाया है? एटम्स ने इसको बनाया है, ठीक है। कोई भी मैटर किससे बनता है? एटम से ही बनता है, ठीक है। कोई भी मैटर जो है वो एटम से ही बनता है, ठीक है। ये रहे हमारे एटम्स, ठीक है ना। हालांकि एटम्स दिखता नहीं है, अभी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन कोई भी मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, किससे बना होता है? तो आपका एटम से बना होता है। तो आप बोल सकते हैं कि एटम क्या होता है? तो सबसे फंडामेंटल, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, एवरी सब्सटेंस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ एटम्स। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखिए हमारा अभी फिलहाल का हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके एटम के बारे में? तो भैया एटम में क्या होता है? हमारा एक न्यूक्लियस होता है। एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। चलिए ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना। ओके, एक होता है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है ना। हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके ऑर्बिट में घूमता है। तो ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या घूम रहा है? हमारा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। अच्छा, और बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, नहीं, बहुत सारे ऑर्बिट भी हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये हमारा प्रेजेंट थ्योरी है, प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है आपका किसके बारे में? एटम के बारे में। तो क्या एटम क्या क्या आपके किन किन चीज़ों से बनता है एटम? तो सबसे पहली बात है कि एटम जो है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना है? एटम बना है, ठीक है ना। किन चीज़ों से मिलके बना है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा,
अब देखिएगा ये जो है ये एटम का कौन सा भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है ना, नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें होता है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, और इन दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से देखें तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम एक साथ देखें, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट? ये हो गया हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है ना, ये वाला हो गया हमारा न्यूक्लियर पार्ट हो गया। ओके, अच्छा, अब न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या आता है? तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, अभी एकदम लोड नहीं लेना है, अभी हम जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, अभी बहुत डीप घुसेंगे इसमें, बहुत डीप। ठीक है ना, तो बच्चे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में, अच्छा इलेक्ट्रॉन को इसका सिंबल क्या है? तो ई है। प्रोटॉन का क्या है? पी है। न्यूट्रॉन क्या है? एन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, तो लेकिन अभी तक तो यहीं तक हम लोग सीमित थे। ठीक है ना, कि भैया एटम जो है, हर एक सब्सटेंस जो है आपका एटम से मिलकर बना है, और एटम जो है किससे मिलकर बना है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, अभी तक का समझ। लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंस अभी और आगे बढ़ गया है, वो इससे भी आगे बढ़ गया है। ठीक है ना, हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से ठोस अवस्था में आया नहीं है। कहने का मतलब क्या कि एकदम मतलब कि प्रामाणिक होकर नहीं आया अभी तक। ठीक है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में आपको सुनने को मिलेगा स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, आने वाले समय में आपको सुनने को मिलेगा क्या? स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक है, और उसमें आपको बताया जाएगा कि जो दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, सब किससे बना हुआ है? स्ट्रिंग से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग का नाम आप सुनेंगे आने वाले 10-20 सालों में। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग इसी पे अपना फोकस करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि भैया एटम क्या होता है? एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और इसी से क्या बनता है? हर एक सब्सटेंस बना हुआ है। और एटम किससे बना हुआ है? तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अब थोड़ा बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थोड़ा देखते हैं। थोड़ा लिखने का जगह कम है तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए थोड़ा बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग सिम्बलाइज करते हैं ई से। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। ठीक है, कब किया था? तो 1898 में किया था। ठीक है, आपका प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन, इसको पी से सिंबलाइज करते हैं, इसको खोज किया था आपका रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, कब किया था? तो 1911 में किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन जिसको एन से करते हैं सिंबलाइज, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था भैया? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अब कब किया था? 1932 में किया था। ठीक है, अब बात उठता है, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो कितना चार्ज होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, अच्छा, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई आपका न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, अच्छा, अब थोड़ा बात करते हैं हम कि आपका इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता होगा, कितना भारी है इलेक्ट्रॉन, उसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेट भी देख लेते हैं। देखिए ये सब थोड़ा सा क्या एकदम बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा बोलना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, आपका प्रोटॉन में कितना होता है? प्रोटॉन का तो इसका होता है मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, और न्यूट्रॉन का भी
न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के जैसा ही मास होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, ये सब तो था, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। लेकिन मुद्दा हमारा ये सब जानना नहीं था, मुद्दा हमारा ये सब जानना नहीं था, मुद्दा हमारा जानना था कि आखिर हम लोग इस मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे कैसे। साइंस तो कभी एक दिन में इतना आगे बढ़ता नहीं है, तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। आपको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये भी पढ़ना है कि आखिर इन स्टडीज का शुरुआत कैसे हुआ, किन किन रास्तों से गुजरा, ठीक है, कैसे कैसे आपके अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या बताया, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया, ठीक है ना, और अल्टीमेटली हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, ठीक है ना। ओके, कैथोड रे स्टडी क्या था, कैनल रे स्टडी क्या था, ठीक है ना। आपका अल्फा स्कैटरिंग क्या होता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा रेज जो आपका निकलता है वो सब कैसे होता है, कैसे निकलता है, और उसका क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन उससे किया गया है। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। फिलहाल तो आपको मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी हम लोग को इतना चीज जो है पता है एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ तक का जर्नी कैसे हम लोग फुलफिल किए, कैसे पहुंचे यहाँ तक का जर्नी, वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जर्नी की शुरुआत होता है कहाँ से, तो भैया शुरुआत होता है, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अभी भी बोल देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है ना एटम के बारे में, हम लोग जो मॉडर्न समझ पा रहे हैं वो आपका मात्र 1800 से शुरू हुआ है, 1800 से शुरू हुआ है, और आप अभी तक बोल सकते हैं टिल नाउ तक, ठीक है। मतलब 1800 ईस्वी में शुरू हुआ और आप अभी तक इसको मान सकते हैं कि हमारा अभी तक ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग इतना ही है, ठीक है ना। ओके, मात्र समझ लीजिए कि आपका 200 साल तक ही हमारा ये सारा थ्योरी आया हुआ है। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ होता है, तो इसका शुरुआत होता है एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। तो कब, तो 2500 साल पहले, कितना साल पहले, 2500 साल पहले, ईयर्स बैक, ठीक है। एक हमारे इंडिया में एक ऋषि हुआ करते थे, इसका नाम था ऋषि कनाड, ठीक है ना। उनका एक अलग नाम भी था ऋषि कश्यप, महर्षि कश्यप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महर्षि कश्यप को ही ये योगदान मिलना चाहिए, ठीक है ना, उन्हीं का नाम आना चाहिए इन सब फील्ड में, ठीक है। क्योंकि महर्षि कश्यप एक ऐसे व्यक्ति थे, कनाड जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि आपका दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। उन्होंने नाम दिया था परमाणु का, ठीक है। भले उसको हम लोग एटम बोलते हैं आज, लेकिन उन्होंने नाम दिया था परमाणु का, ठीक है। तो आपका महर्षि कश्यप आपका 600 BC या 800 BC के बीच में उन्होंने ये मतलब परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे दिया था। तो एक्चुअल में क्या थे कि एक दिन कनाड ऋषि कोई अपना कुछ खाने का सामान लेके टहल रहे थे और तोड़ते हुए उसको जा रहे थे, उस खाने के सामान को धीरे धीरे तोड़ रहे थे और फेंक रहे थे। तोड़ते एक ऐसा समय आया जब वो तोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब वो टूटे, आगे नहीं टूटता वो। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक किया कि यार हर एक मैटर कहीं ना कहीं ऐसे ही बना है, कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जहां तक अगर पहुंच जाते हैं तो फिर वो आगे नहीं टूटेगा। कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होगा जहां तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो आगे वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वहीं पे उन्होंने नाम दिया था उसको, परमाणु नाम दिया था, ठीक है ना। तो महर्षि कनाड ने क्या क्या बताया एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, ठीक है। तो महर्षि कनाड ने आपका 2500 साल पहले ही बता दिया था, जो हम लोग आज जान पा रहे हैं, मात्र 200 साल पहले का बात है सब। ये सब जो हम लोग जान पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जान पा रहे हैं और एटम के बारे में जान पा रहे हैं बढ़िया से, उसके बारे में महर्षि कनाड ने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। ओके, तो उन्होंने क्या क्या बताया था एटम के बारे में, तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। मैटर जो बना होता है, किससे बना होता है, ऐसे पार्टिकल से बना होता है जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। हर एक मैटर ऐसे पार्टिकल से बना है जिसको आप मिटा नहीं सकते। तो उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, परमाणु है। आप उसको खराब नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ध्वस्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वैसे पार्टिकल्स का नाम क्या है, परमाणु, ठीक है। और आपका परम, देखिएगा परम अणु, परम अणु, परम का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट, अल्टीमेट होता है, क्या होता है, अल्टीमेट। और अणु मतलब पार्टिकल, तो अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, इनका कहना था, ठीक है। इनका कहना था कि आप
परमाणु को आगे तोड़ नहीं सकते। वही उसका क्या है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है ना। आधारभूत पार्टिकल मैटर का, पदार्थ का आपका परमाणु है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया फिर कि परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। इनका कहना था कि जो भी परमाणु होते हैं वो कभी, सिंगल परमाणु कभी भी एकदम फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो हमेशा कंबाइन कर जाएगा किसी न किसी से। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि ये एक परमाणु है और ये एक परमाणु है, ठीक है, तो ये कभी अलग अलग नहीं रहेगा। इनका कहने का मतलब है फ्री स्टेट मतलब क्या, कि हम अलग ही रह सकते हैं, ठीक है ना, हम अलग ही रह सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। लेकिन इनका कहना था कि कभी फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, हमेशा क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, कंबाइन स्टेट में ही मिलेगा आपको, ठीक है, कभी भी फ्री स्टेट में ये नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा आप देखिए क्या बोलते हैं आगे, तो परमाणु कंबाइन विथ अदर परमाणुस टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स। एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या करता है, कंबाइन करता है, और कंबाइन करके क्या बनाएगा, बड़ा पार्टिकल बनाएगा। उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, अणु बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका मतलब मॉलिक्यूल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से कंबाइन करता है तो एक बड़ा पार्टिकल बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं कनाड ऋषि जी कि परमाणुज आर इनडिविजिबल। परमाणु क्या है, डिविजिबल नहीं है, आप उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, आगे उसको तोड़ नहीं सकते। ये एक कलम है, हम इसको तोड़ सकते हैं कि तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते जाएंगे ना। लेकिन परमाणु ऐसा है कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आप उसको फिर से दो पार्ट में नहीं बांट सकते, ठीक है, ये इनका कहना था, ठीक है। आगे आते हैं, तो परमाणुज आर इनफिनिटेसिमल पार्टिकल्स। परमाणु कैसे होते हैं, बहुत ही मतलब कि छोटे, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। ओके, आगे क्या बताया इन्होंने कि आप परमाणु को नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते परमाणु को, ठीक है ना। अच्छा, आप थोड़ा देखिएगा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। 2500 साल पहले ना तो कोई साइंस था, ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है ना, तब भी उन्होंने जो एटम का साइज बताया था, वो कितना था, तो आज का जो एटम है, मान लीजिए कि आज का एटम हमारा इतना बड़ा होगा, मान के चलिए, ठीक है ना, तो इसका 700 गुना बड़ा साइज बताया था इन्होंने। समझ में आ रहा है बात, मान लीजिए आज का एटम का साइज इतना है, तो इसका 700 गुना बड़ा साइज बता दिया था। लेकिन क्या तब भी सामने नहीं है ये, मात्र 700 गुना, कितना कम सोचिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, तब भी इतना सामने तक पहुंच गए थे वो, ठीक है। और आज हम जानते हैं कि हमारा एटम का साइज कितना है, ताकि हमारे पास मशीन है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है ना। लेकिन ये 700 गुना ये बता दिए थे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि उस दौर में अगर इतना सामने का ऑब्जर्वेशन कर लिए थे तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने साइज कितना बताया था, तो 7 × 10⁻8 मीटर तक बताया था साइज, एटम का साइज, ठीक है। और अभी साइज कितना मिलता है, तो एंगस्ट्रम में मिलता है, कितना मिलता है, 10 × 10⁻10 मीटर में मिलता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस साइज में मिलता है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं यहां तक तो हो गया। तो हमारी ये इंडिया का बात था, हमारे इंडिया का बात था, जो कि 2500 साल पहले का बात था। अब जो है आते हैं कहां पे, मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है जॉन डाल्टन का, जॉन डाल्टन का आता है, ठीक है। जॉन डाल्टन क्या थे भैया, तो इंग्लैंड में थे, ठीक है ना, मैनचेस्टर नाम का एक जगह है, ठीक है। तो वहां पे ये स्कूल टीचर थे, क्या थे, स्कूल टीचर थे। तो इन्होंने अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1808 में दिया था, 808 ईस्वी में दिया था, और काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो इसने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं आपका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहता हूँ कि ये 1808 में ही इन्होंने क्यों दिया ये चीज़, ये थ्योरी 1808 में ही क्यों दिया। मॉडर्न थ्योरी है, मानते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये समय जो है बहुत ही ध्यान खींचने वाला समय है कि 1808 में ही क्यों, इससे पहले का है नहीं, आपका 1500 में क्यों नहीं, 1200 में क्यों नहीं, 1000 ईयर्स में क्यों नहीं, ठीक है ना। तो आपका 1800 में ही क्यों, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में
इंग्लिश लोग आ चुके थे। ब्रिटेन जो है, हमारे यूरोप जो है हमारे इंडिया में आ चुका था, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा सा पकड़ भी हो गया था हमारे इंडिया में, नहीं? तो ब्रिटिश लोग हमारे वेदों को, उपनिषदों को पढ़ रहे थे। वो लोग भाई, ब्रिटिश लोग जो थे हमारे वेद उपनिषद को बड़ा गहराई से पढ़ रहे थे। वो लोग संस्कृत को पढ़ रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों का जो रिसर्च था उनको ही जाके अपना आगे बढ़ाया है। ऐसे लोग के दिमाग में ऐसे नहीं आ गया बात, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारा ही रिसर्च, हमारे ही ऋषि मुनियों का रिसर्च इन्होंने आगे बढ़ाया 1808 में। क्यों बढ़ाया? क्योंकि इस समय तक इंडिया में आ चुके थे, ठीक है ना, इंडिया में आ चुके थे, बढ़िया से फैल चुके थे, कब्जा कर लिए थे बढ़िया से, ठीक है ना, और हमारे जितने भी वेद उपनिषद हैं, पुराण हैं, सबको पढ़ा गया। और हमारे वेदों में क्या नहीं है? हर कुछ है। आगे भी इवन आपका एटम बम से लेकर सब कुछ है, ठीक है ना। आगे भी चल के देखिएगा कि अभी भी यूरोप और अमेरिका जिस पे रिसर्च कर रहा है तो हमारे वेदों पर ही कर रहा है, ठीक है ना, हमारे वेद पर ही सब कुछ कर रहा है काम वो, ठीक है। तो हम आपको इसलिए इसे बता रहे हैं क्योंकि आपको अपने भारत का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, आपको इसका महत्व पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1808, ठीक है, तो जॉन डाल्टन साहब ने 1808 में अपना एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं आपका एटॉमिक थ्योरी बाय जॉन डाल्टन, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। मैटर किससे बना है? तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम एटम बोलते हैं। क्या सेम नहीं है? कनार्ड ने जैसा बताया था वैसा इसने बता दिया, नहीं? अच्छा, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, ठीक है। सेम यहां भी सेम वहां भी सेम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो आप बना सकते हैं ना तो आप बिगाड़ सकते हैं। सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है, कनार्ड जी ने बता दिया था, नहीं? अच्छा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब यहां पे बात उठा एक नया पॉइंट कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट का, मान के चलिए कि ये एक प्लास्टिक है, ये कागज है, ये एक प्लास्टिक है, ये कागज है, क्या दोनों का एलिमेंट सेम होगा? नहीं। चलिए आपको कुछ और आपको एग्जांपल देते हैं हम, हालांकि दोनों अलग है। अच्छा, मान के चलिए कि एक जगह है आयरन है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये आयरन है, एक जगह एल्यूमिनियम है ना, तो इसका एलिमेंट अलग है, इसका एलिमेंट अलग है ना। तो वो कहे थे क्या कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मान लीजिए कि आयरन है, तो आयरन में भी तो बहुत सारे आपके क्या एटम्स है ना, तो ये सारे एटम्स जो है क्या होंगे? एकदम सेम होंगे। कहने का मतलब उसका शेप होगा, साइज होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। हम सिर्फ आयरन का ही एटम्स का बात करेंगे, तो ये आयरन का एक एटम है, आयरन का दूसरा एटम है, ठीक है ना। तो दोनों क्या रहेगा? उसका दोनों का शेप, साइज, प्रॉपर्टी, वेट सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिसिमिलर। अब मान लीजिए कि ये एक अलग एलिमेंट है, आयरन एक अलग एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक अलग एलिमेंट है, तो ये भी तो आपका एटम से ही बना होगा, ये भी तो आपका एटम से ही बना होगा, लेकिन इसका एटम और इसका एटम में काफी फर्क होगा। इसका एटम का शेप, साइज, प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका एटम का अलग होगा, ठीक है। तो जहां एक ही एलिमेंट के एटम्स के बारे में बात करते हैं तो वहां सब कुछ सेम होता है, ठीक है ना। एक एलिमेंट आयरन है अगर, तो ये भी तो आपका एटम से मिलकर बना है, तो इन सारे एटम्स का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, चाहे वो साइज रहे, शेप रहे, वेट रहे, चाहे कुछ और भी रहे। लेकिन अलग अलग एटम्स है अगर एल्यूमिनियम का एटम और आयरन का एटम, तो दोनों अलग अलग होगा भैया, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, प्रॉपर्टी अलग होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब क्या बोलते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स, ठीक है ना। हमारे एटम्स जो हैं दूसरे एटम से आपका कंबाइन किस में करता है? तो सिंपल होल नंबर में करता है, जैसे कि 1:1 में, नहीं 1:2 में, नहीं आपका 2:3 में, Fe2O3। देखिए जरा सर, Fe2O3, इसमें आयरन का 2 एटम और आपका ऑक्सीजन का कितना एटम? 3 एटम, तो 2:3 में हुआ ना। हाँ, देखिएगा आपको H2O में तो 2:1 में है ना। तो सब क्या हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक हो गया। हालांकि डाल्टन साहब का जो थ्योरी था उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका एटम फ्री स्टेट में रहेगा कि
कंबाइंड स्टेट में रहेगा। तो एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, ठीक है ना, एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था इनके थ्योरी में और बताया था कि एटम जो है वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बड़ा अजीब बात है ना, कि फ्री स्टेट में, पहले बताइए कि फ्री स्टेट में होने का मतलब क्या है। फ्री स्टेट में होने का मतलब है कि वो किसी से आपका कंबाइन नहीं होगा, एकदम अकेले है वो, ठीक है ना, किसी से उसको जुड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब क्या है हमारे, वो फ्री स्टेट में भी रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भैया एटम्स जो होता है वो फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे कनाड ने क्या कहा था, हमारे कनाड ने कहा था कि भैया कभी भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा एटम का, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कमी रहा होगा। अब ये कमी तो होगा ही, ताकि इतना साल पहले का बात है, तो थोड़ा बहुत तो कमी चलता है ना, लेकिन शुरुआत तो कर दिए थे नहीं। तो ये था हमारा जिसमें हमने क्या पढ़ लिया आज का क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया भैया, तो हमने मॉडर्न अप्रोच देखा है। और तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, हमने वहाँ हम लोग चले गए, 2500 साल पहले चले गए हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर से आ गए मॉडर्न युग में आ गए, ठीक है। अच्छा, आगे वाले क्लास में जब हम बढ़ेंगे तो आगे वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का, ठीक है ना। फिर आपका मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, ये सब हम लोग पढ़ने जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो आप बने रहिए, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। कोई लोड नहीं है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।